नमस्कार साथियों, प्रेम की बात और फैक्ट्स बाय प्रेम में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा तो दे दिया और कौन नए उपराष्ट्रपति बनेंगे उसको लेकर तो चर्चाएं हो ही रही। इसमें महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि आखिर जगदीप धनखड़ ने ऐसा क्या किया या ऐसी क्या बातें हुई जिसके वजह से उनको इस्तीफा देना हुआ। आपने तमाम विपक्षी दलों के नेताओं के बयान लगातार सुने होंगे और जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे कई सारी बातें निकल कर के सामने आ रही है कि ये मुख्य वजह रही जिससे कि जगदीप धनखड़ अगर इस्तीफा नहीं देते तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए यह स्थिति बहुत ही दिक्कत पैदा करने वाली होती। और क्या जगदीप धनखड़ इस मॉनसून सत्र के शुरू होने के पहले विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ कुछ करना चाहते थे? इससे पहले कई सारे मुद्दों पर जिस प्रकार से जगदीप धनखड़ ने खुल करके, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का मामला हो, चाहे और भी कई सारी बातें जिसको लेकर स्पष्ट रूप से उन्होंने अपनी बातों को रखा, तो हम लोगों ने भी कई सारे विश्लेषण में उनको सराहा। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं, तेज तर्रार वकील रहे हुए हैं। उनके साथ अभी के परिप्रेक्ष्य में एक ही चीज़ समझ में आई कि ये बात स्पष्ट है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति अगर किसी दल में जाता है और जिसकी आइडियोलॉजी अगर उस दल के साथ मैच नहीं करती है और वो व्यक्ति उस दल में जाएगा और उसको जितना मिलता है उसकी लालच और बढ़ते जाते हैं। और यही कहीं ना कहीं जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के पीछे के कारण रहे। उन्होंने जो बातें निकल करके आ रही है उसमें ये खबर आई कि उन्होंने मोदी सरकार के सामने 3 डिमांड रखी थी जिसको कि मोदी सरकार ने ठुकरा दिया। ये मैंने आज का टाइटल भी रखा है। वो क्या डिमांड थी उसके बारे में भी बात करेंगे, विस्तृत जानकारी देंगे। लेकिन वो डिमांड ये थी कि इनका कहना था कि सरकारी दफ्तर में जैसे प्रधानमंत्री की तस्वीर होती है, राष्ट्रपति की तस्वीर होती है, वैसे ही उपराष्ट्रपति की भी तस्वीर होनी चाहिए। ये इनकी डिमांड थी। दूसरा ये था कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जब भारत आए थे तो ये उनके साथ उच्च स्तरीय बैठक करना चाहते थे। अब ये बैठक क्यों करना चाहते थे ये समझ से परे, क्योंकि सरकार जब दूसरे देश से डायरेक्ट डील कर रही है उसमें ये अचानक से क्या उच्च स्तरीय बैठक करेंगे, ये अपने आप में एक सवाल है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण बात था वो ये कि ये जो अपने काफिले में जो इनकी गाड़ियां थी उसमें कुछ मर्सिडीज बेंच शामिल करना चाहते थे। आप सभी को पता है कि जगदीप धनखड़ साहब वेस्ट बंगाल के राज्यपाल थे उपराष्ट्रपति बनने के पहले। वहां से उठकर इन्हें उपराष्ट्रपति के पद पे लाया गया था और इससे ज़्यादा सम्मानीय उनके लिए क्या हो सकता है। तो आज इसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इन सभी बातों को अगर आप सिलसिलेवार ढंग से जोड़ेंगे तो आपको स्थिति स्पष्ट तौर पर दिखाई देगी कि उनकी इच्छाएं जो थी वो धीरे धीरे और बढ़ती जा रही थी। आप अपनी पत्नी के जन्म दिवस की पार्टी रखते हैं, 800 लोगों को न्योता देते हैं, उसमें वैसे भी लोग शामिल होते हैं जो सुबह शाम पानी पी पी कर जगदीप धनखड़ को गाली दिया करते थे। और वो भी अगर आप अपने खर्चे पे करते तो समझ में आता। ये सारा इंतजाम सरकारी पैसों पे हो रहा था। तो आखिर आप क्या दिखाना चाहते थे, इस बात का भी जवाब देना चाहिए।
और इसी तरह की कई सारी बातें हुई। लेकिन मुख्य बात क्या हुई, आज उसी बात पर चर्चा करेंगे। मॉनसून सत्र के पहले ही दिन उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे ने सियासत में गर्मी तो ला ही दी। विपक्ष इस पे आरोप लगा रहा है कि इस्तीफा सरकार के दबाव में हुआ है, और वहीं सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि कांग्रेस जबरन इसे नाटकीय रंग दे रहा है। ये इस तरह की कंट्रोवर्सी इस्तीफा देने के बाद शुरू हो गई। इसके अलावे सरकार के संदेश को अनसुना किया जा रहा था। विपक्ष से तालमेल और इस्तीफे का दांव, ये कहा जा रहा है कि एक तो सरकार जो संदेश देना चाह रही थी उसको ये सुन नहीं रहे थे, और विपक्ष के साथ तालमेल बैठाकर एक राजनीतिक दबाव देने की कोशिश के तहत इस्तीफे का दांव खेला गया था। ये पत्र अखबार भी लिख रहे हैं, और उनको ये लग रहा था कि जब हम इस्तीफा दे देंगे तो सरकार के लोग आएंगे, हमको मनाएंगे और फिर हम आगे का फैसला करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये दांव उन्हीं पर उल्टा पड़ गया। अब पूर्व राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। सूत्रों ने बताया कि धनखड़ और सरकार के बीच लंबे वक्त से मतभेद चल रहे थे, जो कि पिछले एक हफ्ते में और बढ़ गए, जिसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात कर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अच्छा, ये अचानक से मिलने पहुंच गए थे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से। और एक प्रोटोकॉल ये भी होता है कि अगर कोई भी मिलने के लिए जाता है तो वो अपना टाइम उनका सेट किया जाता है, उसके हिसाब से उनको समय दिया जाता है, तभी वो जाकर के मिलते हैं। ये बिना किसी सूचना के पहुंच गए थे, इनको आधे घंटे वेट करना पड़ा। इसके चलते भी इनकी बेचैनी बढ़ गई थी। जगदीप धनखड़ साहब, अब उनको सत्र शुरू होने के पहले राजनाथ सिंह जी ने भी मुलाकात की थी, जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी मुलाकात की थी, और ये कहा था कि बीजेपी सांसदों का जो नोटिस था वो इन्होंने अस्वीकार कर दिया था। अब यहां से मामला फंसा। संसद सत्र शुरू होने के 4-5 दिन पहले ही संसदीय कार्य मंत्री ने उपराष्ट्रपति को सूचित कर दिया था कि सरकार लोकसभा में न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ प्रस्ताव लाने जा रही है, और इसके बाद यही प्रस्ताव राज्यसभा में भी लाया जाएगा। रविवार को सर्वदलीय बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इस बारे में उपराष्ट्रपति को फिर से जानकारी दी। एक तो 4-5 दिन पहले बता दिया, और सत्र शुरू होने के पहले जब सर्वदलीय बैठक थी उसमें भी इस बात की जानकारी दी गई। सरकार ने लोकसभा में विपक्षी दलों को भी शामिल कर प्रस्ताव के लिए हस्ताक्षर एकत्र कर लिया था और स्पीकर को सौंप दिया था। इस बीच रविवार और सोमवार के विपक्ष के कुछ नेताओं ने उपराष्ट्रपति से मुलाकात की, जिसमें राज्यसभा में भी जस्टिस वर्मा के खिलाफ प्रस्ताव लाने पर चर्चा हुई। लेकिन उपराष्ट्रपति ने यह नहीं बताया कि विपक्ष ने उन्हें क्या कुछ कहा या उनके पास क्या प्रस्ताव लेकर आए थे। ये अपने तक सीमित रखे। 63 लोगों ने साइन करके इनके पास दिया था महाभियोग चलाने को लेकर। इसके बारे में उन्होंने सरकार को कोई भी सूचना देना उचित नहीं समझा। हालांकि सोमवार सुबह ये पता चला कि उपराष्ट्रपति ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से मुलाकात की और विपक्ष द्वारा जमा किए हस्ताक्षरों को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया, और उन्हें सोमवार को ही सदन में इसकी घोषणा करने वाले थे। इस बीच सरकार की ओर से 3 बार धनखड़ से संपर्क कर अपील की कि जो हस्ताक्षर एकत्र किया जा रहा है उनमें सत्ता पक्ष के सांसदों के हस्ताक्षर भी शामिल है, और उसको उसमें उसके साथ ही शामिल किया जाए, क्योंकि ये एजेंडा सर्वसम्मति से तय हुआ था।
पहली बार जेपी नड्डा और रिजिजू ने उपराष्ट्रपति से मुलाकात की, दूसरी बार रिजिजू और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उनसे मुलाकात की, और तीसरी बार केवल अर्जुन राम मेघवाल ने उनसे मुलाकात की। मेघवाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार को विश्वास में लिया जाना चाहिए और सत्ता पक्ष के हस्ताक्षर भी जरूरी हैं, लेकिन धनखड़ अपने फैसलों पर अडिग रहे और उन्होंने सरकार को कोई आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने संकेत दे दिया कि ये विपक्ष के हस्ताक्षर की सूची सदन में पढ़ने वाले। ये वहां से ही मामला इनके फेवर से हटता हुआ दिखाई देने लगा, और ये ऐसा क्यों करना चाहते थे ये तो यही जाने। दूसरी जो इनकी बड़ी डिमांड थी, पहली जो मैंने आपको बताया कि सरकारी दफ्तर में पीएम मोदी और राष्ट्रपति जी के साथ ये अपनी तस्वीर लगाना चाहते थे। दूसरी जो मांग इन्होंने रखी थी अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से उच्च स्तरीय बैठक की, तो हुआ ये था कि अप्रैल महीने में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत आए थे। जेडी वेंस जब भारत आए थे तब जगदीप धनखड़ साहब ने उनके साथ उच्च स्तरीय बैठक का नेतृत्व करना चाहते थे। हालांकि एक सीनियर कैबिनेट मंत्री ने उन्हें स्पष्ट तौर पर यह बताया कि जेडी वेंस अमेरिकी राष्ट्रपति का संदेश लेकर आए हैं और जो सीधे प्रधानमंत्री मोदी के लिए, और यह प्रोटोकॉल के तहत उनकी भूमिका अलग होगी। ऐसे में इस मांग ने सरकार को असहज स्थिति में डाल दिया, क्योंकि धनखड़ का आग्रह प्रोटोकॉल से टकरा रहा था। अब ये कह रहे ये घटना कब घटी थी और किसके चीज का इनको टीस लगा। वो घटना है 20 मई 2025 की। उसमें ये कहते हैं कि मैं भी पीड़ित हूं। उपराष्ट्रपति ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई को शुक्रिया कहा था। धनखड़ साहब ने सोमवार को दिल्ली में एक प्रोग्राम के दौरान प्रोटोकॉल यानी सरकारी नियम कायदे के पालन की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जैसे हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने प्रोटोकॉल को लेकर चिंता जताई थी, वैसे ही मैं भी एक सफरत यानी इसका शिकार रहा हूं। धनखड़ ने कहा कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की तस्वीरें तो आमतौर पर लगाई जाती है, लेकिन उपराष्ट्रपति की तस्वीरें नहीं दिखाई जाती। ये सार्वजनिक मंच से इन्होंने कहा है। और किस बयान का जिक्र कर रहे थे उसके बारे में भी आपको मैं बता दूं कि चीफ जस्टिस साहब मुंबई गए थे। वहां पर वो जब बयान दिया कि मुंबई में सम्मान समारोह में गए थे, तो इनको नाराजगी इस बात से थी कि उन्हें महाराष्ट्र सरकार के प्रमुख अधिकारी, मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और मुंबई पुलिस कमिश्नर उन्हें लेने एयरपोर्ट नहीं गए थे। हालांकि जब ये बी.आर. अंबेडकर की समाधि चैत्य भूमि पहुंचे तो तीनों अधिकारी वहां पर मौजूद थे। इसको लेकर चीफ जस्टिस साहब ने बयान दिया था, और इसी को कोट करते हुए धनखड़ साहब ने प्रोटोकॉल का जिक्र किया था। किसी व्यक्ति को फर्श से उठाकर अर्श पे जब किया जाता है और उन्हें जब सम्मान मिलता है, तो ऐसा क्यों होता है कि किसी को यह सम्मान पसंद नहीं आता, या यूं कह सकते हैं कि उसको ऐसा लगता है कि अब मैं बहुत बड़ा हो गया हूं। क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद एक तरह से मान के चलिए कि नंबर 2 का पद है इस देश में। प्रथम नागरिक का सम्मान मिला हुआ है राष्ट्रपति जी को, उसके बाद उपराष्ट्रपति है। तो कहीं ना कहीं ये इनको लगा होगा कि भैया मैं तो मोदी से भी बड़ा हूं, मोदी मेरा क्या करेगा। तो आपको बैठाने वाला जो व्यक्ति इस सरकार को चला रहा है, आप उसके खिलाफ क्यों जा सकते, कैसे चले जा सकते हैं। कोई भी जब सरकार केंद्र में चलती है तो हर सरकार के दृष्टिकोण से आप देखेंगे कि राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, स्पीकर हो, या जितने भी संवैधानिक पद हैं उन पर अपने लोग बैठाए जाए ताकि सरकार को काम करने में सहूलियत हो सके और उसके हिसाब से जो भी वो निर्णय ले वो तरीके से उस पर काम कर सके। और इसी वजह से सभी मुख्य पदों पर जो भी सत्ता में रहती है वो चाहते हैं कि उनके लोग या उनके द्वारा मनोनीत लोग ही बैठे, ताकि
सरकार के जो कार्यकाल है वो आसानी से और सुचारू रूप से चलते रहे। तो अब वो हट गए हैं और ये बातें धीरे धीरे निकल करके सामने आ ही रही है। अब देखना ये होगा कि इस्तीफा तो इन्होंने दे दिया, क्या उसके बाद ये चुप रहेंगे या फिर दूसरे सत्यपाल मलिक की भूमिका में नजर आएंगे, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। तो यही वजह थी दोस्तों जो खुल करके सामने आई और कहीं ना कहीं इनकी वजह से सरकार और सहज स्थिति में आती हुई दिखाई दी। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि सदन के अंदर ही आपको याद होगा कि इन्होंने शिवराज सिंह चौहान को टोक दिया था, जबकि अगर इनको किसानों को लेकर किसी तरह की बात करनी थी तो वो अकेले में उनको बुलाकर कह सकते थे। लेकिन सब सार्वजनिक जगह पे जहाँ पे आप सरकार के एक नुमाइंदे के तौर पे हैं, उनके कामों को आप को दिखाने की बताने की जिम्मेवारी होती है, वहाँ पे आप इस तरह के बयान देकर सरकार को असहज करते हैं तो फिर इस स्थिति में आप भी पहुँच जाएंगे। और यही जगदीप धनखड़ साहब के साथ हुआ। तो देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में ये ऊँट किस करवट बैठता है, किस तरह के चीज़ें निकल कर के सामने आती है। अगर ऐसा कुछ रहेगा तो उस पर भी बातें होगी। तो खबर यही थी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मेरा ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे अल्टरनेट चैनल फैक्ट्स बाय प्रेम को भी आप सब्सक्राइब करिए। और कंटेंट अगर अच्छा लगे तो आप अपना कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं, सारे डिटेल आपको मिल जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।